मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे एक करम फरमा मणिकांत तिवारी साहब ने ये मुझे एक हुक्म दिया है कि मैं जो भुट्टो साहब की हुकूमत जो है ख़त्म होती है 1977 में और 1979 तक उन हालात पर का तज्ज़िया करूं, जायज़ा दूं और आपको बताऊं। तो तिवारी साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द, हम चूँकि इस वक्त 1968 और 71 के दरमियान हैं और इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के लिए खदमात अंजाम दी उनका ज़िक्र करेंगे। और उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उसके बाद जो जो हालात आते रहे भुट्टो साहब की फांसी तक, वो इंशाअल्लाह ताला आपके गोश गुजार करूँगा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि किस तरह भुट्टो साहब को 1971 के बाद जो वार हुई है 1971 में, उसके बाद हुकूमत दी गई, उस पे हम आते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेकिन एक बात मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि अयूब खान साहब के मुतालिक ये कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा एक सिलसिला सोशल मीडिया पे शुरू हुआ कि जब मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब धरने स्टार्ट हुए और इमरान खान साहब ने धरने स्टार्ट किए, तो सोशल मीडिया पे ये बड़ी तहरीक चली कि जी अयूब खान को एक गाली मिली थी तो उसने हुकूमत छोड़ दी थी, और देखें नवाज शरीफ को लोग रोज़ ये कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, वो ये हुकूमत नहीं छोड़ रहे। लेकिन पहले तो ये बात है कि अयूब खान साहब एक डिक्टेटर थे। उन्होंने हुकूमत जो है वो हथियाई थी, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे वो अवाम के नुमाइंदे थे, अवाम ने उनको वोट दिया था। एक तो फ़र्क ये है। दूसरी फ़र्क जो ये है कि लोग कहते हैं कि अयूब खान ने हुकूमत एकदम छोड़ दी थी। नहीं, ये बात नहीं है। आज मैं उस पूरी बात को क्लियर करूंगा। उसके बाद जो थोड़ा टाइम होगा हम भुट्टो साहब के मुताबिक बात करेंगे और फिर आइंदा इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जब भुट्टो साहब ने अयूब खान के ख़िलाफ़ एजिटेशन शुरू किया तो उसमें दूसरी जमातें भी शामिल हो गईं, क्योंकि अवाम का एक जम गफ़ीर था जो भुट्टो साहब के गर्विदा था। और जब बहुत ज़्यादा जो हंगामे शुरू हो गए तो जनरल मुजीब पीरज़ादा, जनरल हमीद और जनरल याह्या खान ये अयूब खान साहब के पास पहुँचे और अयूब खान साहब से इस्तीफ़े की मांग की। अयूब खान साहब को हार्ट अटैक हो गया। अयूब खान साहब को रावलपिंडी एमएच हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। 3-4 दिन ये मालूम नहीं हो सका कि अयूब खान साहब कहाँ हैं। फिर अयूब खान साहब की एक तस्वीर जो एक हॉस्पिटल की बालकनी में अखबार पढ़ते हुए दिखाई गई। अयूब खान साहब वापस आए तो अयूब खान से ज़बरदस्ती याह्या खान साहब ने अपने जनरल मुजीब पीरज़ादा और जनरल हमीद के साथ मिल के अयूब खान साहब से हुकूमत ली। और सुनने में तो ये भी आया है कि जब अयूब खान को एक तकरीर लिख के दी गई कि आपने ये तकरीर करनी है रिज़ाइन करते हुए, और पर्दे के पीछे कुछ लोगों को खड़ा किया और उनके हाथ में भी वो तकरीर दे दी गई कि अगर इस तकरीर के अलावा कोई तकरीर करते हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये जो है बाज़ फ़ौजी जो दोस्त हमारे वो ये बताते हैं। बहरहाल अयूब खान साहब ने इस तरह रिज़ाइन किया था। अयूब खान साहब ने कोई आराम से नहीं गए थे। और आप शहाबनामा पढ़ लें, शहाबनामा में ही पढ़ें कि अयूब खान साहब आखिरी दिनों में इस तरह हो गए थे कि वो अपनी तकरीरें भूल जाते थे, वो सफ़े आगे पीछे कर देते थे। तो अयूब खान जो थे उन्होंने इस तरह रिज़ाइन किया। बहरहाल अब आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ।
जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हुकूमत दी गई, उस वक़्त पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था। हिंदुस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा कर लिया था और बांग्लादेश जो था वो बन चुका था। उस वक्त पाकिस्तान ने बांग्लादेश तस्लीम नहीं किया था। अब भुट्टो साहब के पास 3 चीज़ें थीं जो करनी थी। देखिए, जब जंग होती है ना तो मुल्क बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। जंग ये नहीं है कि जंग हो गई और आप दोबारा अपनी जगह पे आ गए। भुट्टो साहब तो कितने इल्ज़ामात लगा ले। सूबा सरहद, उसमें अलहदगी की तहरीक चल रही थी। बलूचिस्तान में अब्दुल समद अचकजई, गौश बख्श बजिंजो, अताउल्लाह मेंगल और काफ़ी लोग जो थे वो आज़ाद बलूचिस्तान की तहरीक चला रहे थे। और उनकी ये कोशिश थी कि अगर ये हम असम्बली में जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान की, और उसमें वो जब बात करेंगे 2 अलहदा सूबों की, तो कम से कम हम बाद में इसी चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और हम भी अलहदगी की तहरीकें शुरू करेंगे। एक तो पाकिस्तान के लोगों का मोराल हाई करना था। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके पहली स्पीच की, उसमें लोगों को बताया कि हमने किस तरह पाकिस्तान को दोबारा बनाना है। हमारा 5000 मुरब्बा मील इलाका मगरबी पाकिस्तान की साइड से हिंदुस्तान के पास था, जो उन्होंने जंग में हमसे लिया था 1971 में। हमारे 90,000 से ज़्यादा जंगी कैदी जो थे हिंदुस्तान की तहवील में थे। और हमारी इकॉनमी जो थी, चूंकि जंग की वजह से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई थी। भुट्टो साहब ने आते ही सबसे पहले ये काम किया। अब हमारी जो दिफाई पोजीशन थी वो भी बड़ी कमज़ोर थी। भुट्टो साहब ने आते साथ ये शुरू किया कि हम पाकिस्तान के दिफा को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं जी हमारे पास तो न्यूक्लियर प्लांट पहले भी था, कैंडू था हमारे पास। अब लोगों को मालूम नहीं है कि रिएक्टर जो था वो रिएक्टर डिफरेंट चीज़ है, एक न्यूक्लियर प्लांट एक डिफरेंट चीज़ है। यूरेनियम की अफजाइश के लिए जो प्लांट बनता है वो एक डिफरेंट है। बहरहाल भुट्टो साहब ने कहा कि हिंदुस्तान ने, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने पहले न्यूक्लियर बम का तजर्बा किया, एक कामयाब तजर्बा किया। तो भुट्टो साहब ने कहा कि हम घास भी खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान को हम बम बना के देंगे। वो बम जो बनना था वो लड़कानों को बचाने के लिए नहीं था। आज जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो मुहिब वतन नहीं थे, तो वो जो बम की बात कर रहे थे वो पाकिस्तान को बचाने के लिए बात कर रहे थे। बहरहाल आपको ये याद होगा कि भुट्टो साहब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, कनाडा में, अमेरिका में, फ्रांस में गए न्यूक्लियर प्लांट के लिए। आखिर फ्रांस के साथ उनका एक मुआहदा हो गया और मुआहदा ये था कि वो जो हमें वो अपना न्यूक्लियर प्लांट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फ्रांस वाले अगर वो बैकआउट करते हैं तो वो पे करेंगे सारी जो अखराजात हैं, और अगर पाकिस्तान बैकआउट करेगा तो पाकिस्तान जो है वो पे आउट करेगा। और यही हुआ कि जनरल ज़िया की हुकूमत में आकर जनरल ज़िया ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया फ्रांस के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था। बहरहाल कदीर ख़ान को किस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में रखा। कदीर ख़ान साहब ने कहा कि मैं, उनकी बीवी जो थी ऑस्ट्रेलियन है और अगर वो पाकिस्तान रहेगी तो मैं भी रह लूँगा। तो भुट्टो साहब ने कहा कि आपने डायरेक्ट मुझे कॉल करना है, आप अपनी वाइफ से जाके पूछें और मुझे आप बताएं। ये मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब और लाइन कट गई में बाकायदा जिक्र है
इस बात का। कैबिनेट मीटिंग बैठी हुई थी और इसी दौरान कदीर खान साहब का फ़ोन भुट्टो साहब को आ गया। भुट्टो साहब को कदीर खान ने कहा कि मैंने अपनी बेगम से बात कर ली है, तो वो पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार है। तो भुट्टो साहब ने अपने मखसूस अंदाज में टेबल पे हाथ मारा और ऐसे अल्फाज कहे कि जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, और खुशी से उनका चेहरा जो था वो तमतमा उठा। ये मौलाना कौसर नियाज़ी साहब की किताब और लाइन कट गई में इसका जिक्र है। दूसरा, भुट्टो साहब ने, देखिए, जब कंटेनर पे आप खड़े होते हैं या अपोजिशन में होते हैं, भुट्टो साहब ने भी अपोजिशन में बैठ के तकरीरों में बहुत कुछ कहा। मौलाना मौदूदी साहब के बारे में भी कहते रहे, मियाँ मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दोस्ताना के बारे में भी कहते रहे। लेकिन जब वो बरसे इक़्तिदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब के मुतालिक भी कहते रहे, लेकिन जब वो बरसे इक़्तिदार आ गए तो उन्होंने सबको कॉन्फिडेंस में लिया। मियाँ मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दोस्ताना को, क्योंकि हम बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल अकेले हो चुके थे, तो उन्होंने मियाँ मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दोस्ताना की खिदमत हासिल की और उनको बरतानिया में हाई कमिश्नर लगवा दिया। ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान को वज़ीर दाखिला बना दिया, और ये जो शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का और ये जो पासपोर्ट है, ये अगर भुट्टो साहब के साथ नाम अगर लिया जाए तो वो ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब का है, जिन्होंने ये आपको दिया। जब वो शिमला जा रहे थे तो सारी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया। आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाता, मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाता, मैं ये नहीं होता। ये पाकिस्तान है, ये आपकी जागीर नहीं है। जिन लोगों के साथ आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं। उनको अगर आपने ख़त्म करना है तो वोट की ताकत से ख़त्म करना होगा। इलेक्शन में आप आए, उन्होंने अगर कुछ किया है तो बताएं लोगों को, और लोगों से कहें कि उनको वोट ना दें। लेकिन जब अगर उनको वोट मिलते हैं तो उनका राइट बनता है कि वो असेंबली में बैठें, और वज़ीर आज़म साहब, आपका राइट बनता है, आप सिर्फ तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म नहीं, आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी ज़िम्मेदारी भी सिर्फ आप पर होगी। बहरहाल, भुट्टो साहब की बात हो रही थी, तो भुट्टो साहब जब शिमला जाते हैं तो सारी पार्टियों के लीडरों को अपने एतमाद में लेते हैं। आइन बनाते हैं तो सबको एतमाद में लेते हैं, और आइन जो बना है मुतफ़िक़ा तौर पे बना, ये बहुत बड़ी बात थी। बाद लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी भुट्टो साहब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। ये दानिश्वर जो है हमारे मुल्क में बैठे हुए, ये लोगों को क्यों नहीं बताते कि वो ओहदे जो याहिया खान साहब के पास थे, सदर पाकिस्तान, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और उस वक्त मुल्क में आइन कोई नहीं था, मुल्क LFO पर चल रहा था, लीगल फ्रेम ऑर्डर पे चल रहा था। तो वही ओहदे जो याहिया खान साहब के पास थे, वही ओहदे जो है भुट्टो साहब को दे दिए गए। जब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो साहब बनते हैं तो कोई मार्शल लॉ का उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया, और उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि असेंबली से एक अबूरी आइन मंजूर करवाया, सदारती आइन बनवाया, अबूरी आइन। और जो ही अबूरी आइन जो है असेंबली ने मंजूर किया, भुट्टो साहब ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा छोड़ दिया। ये थी बात। आइन बनाया, सबके साथ मिलके बनाया, अकेले नहीं बनाया। हालांकि अक्सरियत थी असेंबली में, खुद बना सकते थे, लेकिन नहीं। आज इसीलिए मुतफ़िक़ा आइन है, इसीलिए आज तक ये आइन कायम है।
भुट्टो साहब जाते हैं शिमला तो भुट्टो साहब बात करते हैं। अब भुट्टो साहब का ज़्यादा जोर जो है वो 5,000 मुरब्बा मील इलाका वापस लेने पर है। पहले वो बात करते हैं, फिर वो बात करते हैं कैदियों की। तो मुस्तफ़ा जतोई साहब ये पूछते हैं कि भुट्टो साहब आप ज़मीन पे बड़ा, उन्होंने कहा देखो ज़मीन जो है, आप इसराइल की बात ले लें जिसका फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, और ज़मीन जो है एक दफ़ा कोई ले लेना तो वापस नहीं करता। हमने ज़मीन इनसे लेनी है, ये मुल्क की ज़मीन है, और ये कैदियों का तो मसला मैं इनसे साथ कर लूँगा, इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़मीन का काम जो बहुत मुश्किल है, मैं ज़मीन लूँगा। और भुट्टो साहब ने ली। तो मेरे साथियों, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने इसमें चूंकि अयूब खान साहब का भी जिक्र कर दिया, भुट्टो साहब के, तो 3 चीज़ें जो भुट्टो साहब ने की, ये उसके बाद हम जिक्र करेंगे और भी भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन क्यों की, उसका नुकसान क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, वो भी आपके साथ गोश गुजार करूँगा। और भुट्टो साहब ने जो दिफा पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया, वो भी जिक्र करूँगा। ये अयूब खान साहब का जिक्र करना बहुत लाजमी था कि अयूब खान साहब ने एक गाली पर जो है वो हुकूमत नहीं दी थी। भुट्टो साहब के जो बड़ी चीज़ें जो उन्होंने, न्यूक्लियर हमें डेटरेंट, हमें जो है आइन, हमारे 90,000 कैदी वापस लाए, हमारे ज़मीन 5,000 मुरब्बा मील इलाका जो है हिंदुस्तान से वागुजार कराया। ये शुरू में भुट्टो साहब आते हैं। उसके बाद भुट्टो साहब ने जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कराई, इसके मुताबिक भी बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो में कोई खामी रह गई है, कोई ऐसी बात रह गई है जो आप सुनना चाहते थे और मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड कराइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके साथ इस तारीख़ पे बात होती रहेगी। और मेरे जो करम फरमा हैं, अगर कोई कमेंट्स दें और कुछ सुनना चाहें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सब का, आपका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।